हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन में विज्ञान विषय कक्षा 10वीं का असाइनमेंट हल दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हल है, आंसर है 1 से लेकर के 5 क्वेश्चनों तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की ये जो असाइनमेंट दिया जा रहा है आपको, इसमें मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा और ना ही किसी भी प्रकार का मेरा कोचिंग संस्थान चलता है। मैं यूट्यूब पर कक्षा 12वीं को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ाता हूँ और यूट्यूब से पहले मैं कक्षा 10वीं को साइंस और मैथ्स भी पढ़ाता था। तो केवल ये जो है उन बच्चों के मदद के लिए है जो किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन के बजाय मैं दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन का भी आंसर है, मिल जाएगा आपको एकदम 100% सही आंसर। ठीक है, अयस्कों के सांद्रण की किन्हीं 2 विधियों को जो है आपको सचित्र समझाना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके 3-4 विधि है। जैसे कि आपका गुरुत्वीकरण जो है जल द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं अयस्क को, और झाग उत्प्लावन विधि। ये इसलिए मैं इसको लिखा हूँ डियर स्टूडेंट क्योंकि ये अकेले भी जो है झाग उत्प्लावन विधि स्पेशल पूछ दिया जाता है। इसमें स्पेशल ये रहता है कि चिड़ के तेल को जो है अयस्क के साथ मिला करके हम जो है इस बड़े, आप लिख सकते हैं, ठीक है, बड़े जो है बर्तन में लेकर के इसमें मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। इसमें पानी रहता है, ऊपर से हम वायु को भेजते हैं जिससे झाग बनता है और झाग के साथ जो है अयस्क ऊपर आ जाता है जिसको अलग निकाल करके सुखा लिया जाता है। ये स्पेशल आप ये ध्यान रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों के लिए ये जो है क्रिया कराई जाती है। और सल्फाइड अयस्कों में सबसे फेमस है कॉपर पायराइटिज, इससे हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः देखना चाहेंगे तो आप पॉज कर करके नोट करेंगे। गणित का असाइनमेंट का हल मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप आई बटन पर जा करके दबाएं तो फिर आपको गणित का असाइनमेंट हल मिल जाएगा। ठीक है, और इसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, ये पूरा जो है आप पॉज कर करके लिख लेंगे। तो इस प्रकार पहले का 2 आंसर हो जाएगा हम लोगों का, जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि दूसरा मैं दिया हूँ। इसका उपयोग तभी किया जाता है जब आपका धातु चुंबकीय प्रकृति का हो और अशुद्धियाँ, जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं, अधात्री, वह अनुचुंबकीय हो। तो उससे क्या होता है, अधात्रियाँ जो है इधर आ जाती हैं, मतलब दूर छटक जाते हैं। ठीक है, और चुंबकीय प्रवृत्ति होने के कारण अयस्क जो है पास में आकर के गिरता है। ठीक है, आप देख करके लिख लेंगे, पास में आकर के गिरता है, जिससे हमको आसानी से अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, धातु और अधातु में 4 अंतर, एकदम सरल है ये। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है। धातु सामान्यतः ठोस होते हैं जबकि अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सबको पता है। ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, सब जानते हैं भाई। ठीक है, जबकि ये जो है कुचालक होते हैं। इसमें आप चमकदार भी यूज कर सकते हैं, ये चमकदार नहीं होता। ये आघात वर्धनीय होता है, या आघात वर्धनीयता नहीं होता, भंगुर होता है। ये सब बहुत सारे जो है इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। आप यहाँ जितने हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है धातु के साथ क्रिया कराने पर, ये मुक्त नहीं करती। तो सॉरी स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये जो है हमारा तीसरा, इसमें 4 ठो लिखना था, चारों आपको दिख गए, दिखा रहे हैं। ठीक है, द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखना है। तो सबसे फेमस जो है हमारा ब्रोमीन है, सबको पता है, परमाणु क्रमांक 35 होता है। और अधातु के रासायनिक गुण बोला है तो आप जितने भी उसमें अधातु और धातु की तुलना किए हो, वहीं से आप जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनी किसी वस्तु के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं? तो भाई सबको पता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है। और भी लिखना चाहेंगे तो चौथा पॉइंट यह लिख सकते हैं कि जितना जो है कि कोई वस्तु जितना दूरी पर होता है दर्पण से, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर पीछे पर जो है बनता है, ये चौथा हो जाएगा। और लिखना यदि चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है डियर स्टूडेंट कि यदि कांच और जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक हम वायु के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो वायु से अगर कोई कांच में प्रवेश कर रहा है, कांच में, ग्लास, जी बोलते हैं, वायु एयर, तो MUG। ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो उसी को हम लोग निरपेक्ष या आपेक्षिक बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमको दे रखा है, कांच और जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक MUG, अर्थात वायु के सापेक्ष
अपवर्तनांक क्रमशः कांच और जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक, यहाँ सॉरी ये अभी मैं बोल रहा था उसी को लिख दिया। अपवर्तनांक अर्थात वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः MUG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको 3/2 दे रखा है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको 4/3 दे रखा है। अपवर्तनांक की परिभाषा से आप सबको पता होगा, इसका 2-3 परिभाषाएं हैं, जिसमें पहला परिभाषा हमारा ये कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के जो है अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे हमको ये पता चलता है जी कि ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, 3.8 × 10⁸ 3 ठीक है, तो ये सबको पता कांस्टेंट रहता है, इसलिए म्यू इज अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश की वेग से। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जब अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला कैसे बनता है पता है, MUG तो G नीचे आएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में लिखिए, MUW तो इसके व्युत्क्रमानुपाती में ऊपर लिखिए इसको, तो इस प्रकार फॉर्मूला बन जाता है। इसका वैल्यू हमको दिया रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो भैया जब इसका वैल्यू आप जब निकालोगे तो इसका जब सॉल्व करोगे तो आप 3 3 9 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 9 × 8, तो ये आ जाता है हमारा फाइनल जो है आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। तो इस प्रकार आपको जो है पूर्णतः बढ़िया से असाइनमेंट बनाना है और ध्यानपूर्वक बनाना है। ठीक है, मैं बता दिया आपको, मैथ्स जो है इसी आई बटन पे दबाइए, आप वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।